मेरा नाम प्रिया शर्मा है और ये सबसे कठिन कहानी है जो मुझे कभी बतानी पड़ी है। वर्षों तक मैंने इन यादों को अपने भीतर बंद रखा, जैसे कि ये इस रहस्य हो जो अंधेरे में ही रहने के योग्य हो। लेकिन आज मुझे पता है कि मेरी चुप्पी किसी की रक्षा नहीं करती। अगर मेरी कहानी एक भी जीवन बचा सकती है, तो हर दर्दनाक शब्द सार्थक होगा। सब कुछ इतनी सामान्य तरीके से शुरू हुआ, इतना आधुनिक, इतना सामान्य। मार्च 2019 था और मैं घर पर थी, मुंबई में, एक कठिन तलाक से गुजर रही थी। 32 साल की उम्र में मैं खोई हुई, अकेली महसूस कर रही थी, आत्मसम्मान पूरी तरह नष्ट हो गया था। ये उस नाजुक क्षण में था जब मैंने वह डेटिंग ऐप डाउनलोड किया। राजेश मल्होत्रा मेरी स्क्रीन पर बादलों वाले दिनों में सूरज की किरण की तरह दिखाई दिए। दुबई में रहने वाले भारतीय व्यवसायी, 38 साल, गहरी भूरी आंखें, सौम्य मुस्कान। तस्वीरों में वे बुर्ज खलीफा के सामने दुबई मरीना की आकर्षक कैफे में पोज दे रहे थे, हमेशा उस परिष्कृत और रहस्यमय हाव भाव के साथ। लेकिन जिसने वास्तव में मुझे जीत लिया वह तस्वीरें नहीं थी, ये उनकी बातचीत का तरीका था। हमारी पहली बातचीत गहरी थी। वे मेरे सपनों, मेरे डर, मेरी आशाओं के बारे में पूछते थे, जबकि अन्य पुरुष साथी या अनुचित संदेश भेजते थे। राजेश मेरी आत्मा को जानना चाहते थे। हम घंटों बात करते थे, साहित्य, दर्शन, भारत और यूएई के बीच सांस्कृतिक अंतर के बारे में। वे मुझे विशेष, देखी गई, महत्वपूर्ण महसूस कराते थे। तुम्हारे भीतर एक प्रकाश है जो मेरे फोन की स्क्रीन को पार कर जाता है, उन्होंने एक बार कहा। दूरी के बावजूद भी मैं तुम्हारी ऊर्जा महसूस कर सकता हूँ। 6 महीने की दैनिक बातचीत, वीडियो कॉल जो सुबह तक चलती थी। उन्होंने मेरे जन्मदिन पर फूल भेजे, दुबई से समन्वित डिलीवरी के साथ। एक सम्मानजनक प्रेम, एक सच्ची साझेदारी का वादा किया। परिवार बनाने, मुझे यूएई के चमत्कार दिखाने, बुर्ज अल अरब के सामने शादी करने की बात करते थे। आओ मुझसे मिलो, प्रिया, उन्होंने सितंबर में विनती की। मैं तुम्हारा टिकट देता हूँ, तुम मेरे परिवार के घर ठहरो। कोई दबाव नहीं, कोई दायित्व नहीं। मैं बस तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ और पुष्टि करना चाहता हूँ कि मेरा दिल पहले से क्या जानता है कि तुम मेरी जीवन की महिला हो। दुबई तक की उड़ान अंतहीन लग रही थी। चिंता, उम्मीद और पेट में तितलियों के साथ 13 घंटे। मैंने अपनी माँ और दोस्तों को यात्रा के बारे में बताया था, लेकिन विवरण को कम कर दिया था। ये सिर्फ एक यात्रा है, मैंने कहा। मैं संस्कृति जानने जा रही हूँ, थोड़ा उमंजी। वे अच्छे इंसान लगते हैं। जब मैं 5 अक्टूबर 2019 को दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी, तो राजेश लाल गुलाब के गाला डस्ट के साथ मेरा इंतजार कर रहे थे। वे व्यक्तिगत रूप में और भी सुंदर थे। लंबे, सुरुचिपूर्ण, उस लहजे के साथ जो मेरे दिल को पिघला देता था। उन्होंने मुझे इतनी कोमलता से गले लगाया कि मुझे अपने दिमाग में धीरे से बजने वाले सभी अलग भूल गए। पहले 3 दिन जादुई थे। हमने बुर्ज खलीफा देखा, दुबई मॉल घूमा, डेजर्ट सफारी की। वे मेरा हाथ कोमलता से पकड़ते थे, मुझे अपने परिचितों से मेरी भारतीय रानी के रूप में पेश करते थे। हम पुरानी कैफे में कानापा खाते थे और वे प्रेम के बारे में अरबी कविताओं का अनुवाद करते थे। वह सूर्यास्त देखो, उन्होंने तीसरी रात को कहा, समुद्र के ऊपर नारंगी क्षितिज की ओर इशारा करते हुए। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा ही महसूस करता हूँ, जैसे पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। चौथी रात को उन्होंने मुझे अपने घर में एक रोमांटिक डिनर के लिए ले गए, पर्यटन केंद्र से दूर एक आवासीय क्षेत्र में एक साधारण अपार्टमेंट। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा असली घर जानो, उन्होंने समझाया। पर्यटकों के लिए जगह है नहीं, बल्कि जहाँ मैं वास्तव में रहता हूँ। अपार्टमेंट छोटा था, लेकिन साफ। उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया, मोमाबश्यम जलाईं, मधुर संगीत बजाया। हमने बात की, हंसे, और जब उन्होंने मुझे चूमा, तो मुझे लगा कि समुद्र पार करने का निर्णय सही था। आज रात रुक जाओ, उन्होंने फुसफुसाया। कल मैं तुम्हें होटल वापस ले जाऊंगा।
मैं रुक गई। अगली सुबह मैं एक अजीब एहसास के साथ जागी। राजेश बिस्तर पर नहीं थे। मैंने उन्हें कमरे में पाया। उनका चेहरा अलग था, अधिक गंभीर, अधिक ठंडा। सुप्रभात, मैंने खुश लहजे में कहने की कोशिश की। हम किस समय निकल रहे हैं? निकलना, उन्होंने दोहराया, मुझे देखे बिना। तुम नहीं जा रही हो। मैं घबराकर हंस दी, सोचते हुए कि यह एक बेकार मजाक था। मतलब? तब उन्होंने आखिरकार मुझे देखा और मैंने अपने सामने के आदमी को नहीं पहचाना। उनकी आंखें, पहले इतनी गर्म, अब बर्फ के 2 टुकड़े थे। तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास है। तुम्हारा फोन भी। तुम अब यूएई में अवैध रूप से हो। तुम्हारा टूरिस्ट वीजा केवल पंजीकृत होटलों में रहने की अनुमति देता है। किसी को नहीं पता कि तुम यहाँ हो, इस पते पर। अगर तुमने बाहर जाने या चिल्लाने की कोशिश की तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा और तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा, निर्वासित किया जाएगा, शायद बदतर। मेरी दुनिया सेकंडों में ढह गई। मैं दरवाजे की ओर भागी, लेकिन ये दोनों तरफ से चाबी की जरूरत वाले ताले से बंद था। खिड़कियों में सलाखें थी। अपार्टमेंट, जो पिछली रात मोमबत्तियों की रोशनी में स्वागत योग्य लग रहा था, अब एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध जेल के रूप में प्रकट हुआ। क्यों? मैं रो रही थी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब तुम मेरी हो। मैं महीनों से उन ऐप्स पर तुम्हारे जैसी किसी की तलाश कर रहा था। किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जैसे तुम, अकेली, कमजोर, प्यार के लिए बेताब। तुम परफेक्ट थी। सीधे जाल में गिर गई। मैंने वह पहला दिन पूरी तरह से सदमे में बिताया। मैं परिवर्तन को समझ नहीं सकी। सज्जन आदमी सिर्फ एक मुखौटा था और अब मैं उसके पीछे के राक्षस को देख रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। राजेश एक कठोर दिनचर्या रखते थे। वे सुबह काम पर जाते थे, मुझे कमरे में बंद कर देते थे। लगभग 9 वर्ग मीटर का एक कमरा जिसमें एक बिस्तर, एक छोटा बाथरूम और कुछ नहीं था। न टीवी, न किताबें, कुछ भी नहीं जो मुझे बाहरी दुनिया से जोड़ सके। वे मुझे दिन में एक बार खाना देते थे, आमतौर पर रात को जब वे लौटते थे। ठंडा खाना, बचा हुआ। मैं गिरागिरिश थी, रोती थी, चिल्लाती थी। वे बस उस क्रूर मुस्कान के साथ मुस्कुराते थे जो आज भी मेरा पीछा करती है। और चिल्लाओ, वे कहते थे। दीवारें मोटी है, पड़ोसी बुरे और बहरे हैं, कोई तुम्हें नहीं सुनेगा। मैंने उन पहले महीनों में अनगिनत बार भागने की कोशिश की। मैंने बाथरूम के शीशे को एक नुकीली वस्तु पाने के लिए तोड़ दिया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और सजा के रूप में मेरी छोटी उंगली तोड़ दी। मैंने धातु के एक टुकड़े से ताला खोलने की कोशिश की। उन्होंने मुझे 3 दिन बिना खाने के छोड़ दिया। तुम सीख जाओगी, वे दोहराते थे। तुम सीख जाओगी कि अब तुम्हारी जिंदगी यहाँ है, मेरे साथ, जैसे मैं चाहता हूँ। सबसे बुरा शारीरिक कारावास नहीं था, यह मानसिक यातना थी। वे चरम क्रूरता और झूठी दया के क्षणों के बीच बदलते रहते थे, एक मानसिक भ्रम पैदा करते थे जो मुझे अंदर से नष्ट कर रहा था। एक दिन वे मुझ पर हमला करते थे, अगले दिन फूल लाते थे और माफ़ी मांगते थे, कहते थे कि वे मुझसे प्यार करते हैं, कि मैं उन्हें नियंत्रण खोने पर मजबूर करती हूँ। मैंने समय का हिसाब खो दिया। दिन समान थे, सफ़ेद दीवारें, खामोशी, अकेलापन, डर। मैं गहरे अवसाद में चली गई। ऐसे क्षण थे जब मैं मरना चाहती थी, जब दर्द इतना बड़ा था कि मौत मुक्ति की तरह लगती थी। अप्रैल 2020 में मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। पहले तो मैं घबरा गई। उस नरक में एक बच्चा लाना सबसे बड़ी क्रूरता लग रही थी। लेकिन राजेश अजीब तरह से खुश थे। आखिरकार, उन्होंने कहा, मेरे पेट को एक ऐसे स्वामित्व के साथ छूते हुए जो मुझे मिचली देता था। अब तुम वास्तव में नहीं जा सकती। तुम मेरे बच्चे की मां बनोगी। ये तुम्हें हमेशा के लिए मुझसे बांध देता है। गर्भावस्था भयानक थी। उचित प्रसव पूर्व देखभाल के बिना, विटामिन के बिना, चिकित्सा देखभाल के बिना। वे मुझे थोड़ा बेहतर खिलाते थे, लेकिन फिर भी ये अपर्याप्त था। मैं अपने अंदर बढ़ रहे बच्चे से बात करती थी, उसे इस दुनिया में लाने के लिए माफ़ी मांगती थी,
वादा करती थी कि मैं हमें मुक्त करने का एक रास्ता खोजूंगी। दिसंबर 2020 में मेरे प्रसव पीड़ा शुरू हुई। राजेश ने एक दाई को बुलाया, एक बुजुर्ग महिला जो हिंदी नहीं बोलती थी और मुश्किल से मेरी आंखों में देखती थी। प्रसव पीड़ादायक था, बिना एनेस्थीसिया के, उस शापित कमरे के फर्श पर। मेरी बेटी रोती हुई पैदा हुई, और जब मैंने उसे पहली बार गोद में लिया तो मुझ में कुछ पूरी तरह से बदल गया। मैंने उस परफेक्ट चेहरे को देखा, वे बंद आंखें, वे छोटे हाथ, और जान गई कि मुझे जीवित रहना है। उसके लिए मुझे वहां से निकलना था। तुम क्या नाम रखोगी? राजेश ने पूछा। आरती, मैंने कहा। नाम का अर्थ था पूजा और प्रकाश। मैं प्रार्थना करती थी कि उसके पास वह सारी रोशनी हो जो मेरे पास नहीं थी। आरती के साथ पहले महीने मेरे जीवन के सबसे कठिन थे। राजेश उसे अपनी संपत्ति के रूप में देखते थे, जैसे वे मुझे देखते थे। वे उसे एक बीमार स्वामित्व के साथ पकड़ते थे, लेकिन कुछ भी मदद नहीं करते थे। डारे पर बदलना, आधी रात को उठना, जब वह रोती थी तो उसकी देखभाल करना महिला का काम था। मैं उस कमरे के अंधेरे में आरती को स्तनपान कराती थी, धीरे से लोरी गाती थी जो मेरी माँ मेरे लिए गाती थी। आंसू मेरे चेहरे पर बहते थे जबकि मैं उसे देखती थी और सोचती थी, मैं तुम्हें यहाँ से कैसे भागा लाऊंगी मेरे प्यार? हम कैसे भागेंगे? लेकिन राजेश अब और भी सतर्क थे। वे 2 ताले से दरवाजा बंद करते थे, रोजाना सलाखों वाली खिड़कियों की जांच करते थे, और कमरे में एक कैमरा लगा दिया था ताकि वे बाहर रहते हुए मुझे देख सके। आरती मेरी आंखों के सामने बढ़ रही थी, लेकिन भयानक परिस्थितियों में। कमरा सर्दियों में ठंडा था, गर्मियों में घुटन भरा। उसके पास केवल बुनियादी कपड़े थे जो राजेश खरीदते थे, बाजारों में मिले पुराने खिलौने। मैं मनोरंजन करती थी, दीवार पर चादरें बनाती थी, गाती थी, कहानियां सुनाती थी। मम्मी की छोटी रानी, मैं उससे पास थी। एक दिन हम यहाँ से निकलेंगे, एक दिन हम स्वतंत्र होंगे। अध्याय 7, बीमारी दी इलनेस। आरती 5 महीने की थी जब उसे तेज बुखार आने लगा। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ सर्दी है, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा था। वह लगातार रो रही थी, उसका छोटा शरीर जल रहा था। राजेश, कृपया, मैंने गिरा जो जब वे आए। उसे डॉक्टर की जरूरत है। वह बहुत गर्म है, मैं बुखार कम नहीं कर सकती। पहली बार 2 साल में मैंने उनकी आंखों में चिंता जैसा कुछ देखा। या शायद ये डर था कि उनकी संपत्ति को नुकसान हो सकता है। मैं एक नर्स को बुलाऊंगा, उन्होंने कहा। नहीं, उसे अस्पताल की जरूरत है। कृपया, मैं विनती करती हूँ। वे हिया की गणना करते हुए। अगर आरती वहां मर जाती तो एक शव को समझाना होता। उन्हें परेशानी हो सकती थी। अंत में मेरी हताश विनती के घंटों के बाद वे सहमत हो गए। लेकिन अच्छी तरह सुनो, उन्होंने कहा, मेरे हाथ को जोर से पकड़ते हुए। तुम केवल आवश्यक बात करोगी। तुम कहोगी कि तुम मेरी पत्नी हो, कि हम एक साथ रहते हैं। अगर तुमने कोई भी संदिग्ध चीज की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं कहूंगा कि तुमने मेरी बेटी का अपहरण किया है, कि तुम यहाँ अवैध रूप से हो, कि तुम अस्थिर हो। तुम जेल जाओगी और इस बच्ची को फिर कभी नहीं देखोगी। सैमोइन, मैं समझ गई, लेकिन मैं ये भी समझ गई कि यह मेरा एकमात्र मौका हो सकता है। अस्पताल भरा हुआ था। मार्च 2021 था, और यूएई अभी भी कोविड-19 महामारी से निपट रहा था। नर्सें इधर उधर दौड़ रही थी, डॉक्टर थके हुए लग रहे थे। राजेश मेरे हाथ को पकड़े हुए थे, उनकी अंगुलियां मेरी त्वचा पर निशान बना रही थी, चुपचाप मुझे उनकी धमकी याद दिला रही थी। आरती को जांच के लिए ले जाया गया। गंभीर श्वसन संक्रमण, उन्होंने कहा। उसे भर्ती रहने की जरूरत होगी। राजेश ने विरोध किया, उसे वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर दृढ़ थे। ये गंभीर मामला था। मैं बाल रोग कक्ष में आरती के साथ रही। महामारी के आगंतुक प्रतिबंधों के कारण राजेश नहीं रह सकते थे। पहली बार 2 साल में मैं उस अपार्टमेंट के बाहर थी, अपने अपहरणकर्ता से दूर, भले ही प्रतिदिन केवल कुछ घंटों के लिए।
लेकिन वे हमेशा मौजूद थे, लगातार फोन करते थे, दौरे के समय पर आते थे, एक बाज की तरह मुझे देखते थे। मैं बोल नहीं सकती थी, मदद नहीं मांग सकती थी। हमेशा कोई था जो उन्हें सुन सकता था, हमेशा वह धमकी मेरे सिर पर मंडराती रहती थी। भर्ती के दूसरे दिन, जबकि आरती मॉनिटर से जुड़ी सो रही थी, एक युवा नर्स वाइटल साइंस की जांच करने के लिए आई। उसकी मुस्कान सौम्य थी और किसी कारण से उसकी आंखें मुझ पर रुक गई। क्या आप ठीक हैं? उसने अंग्रेजी में पूछा, यह देखते हुए कि मुझे अरबी में कठिनाई हो रही थी। मैं ठीक हूँ, मैंने झूठ बोला, लेकिन मेरी आवाज़ कांप गई। उसने मुझे एक पल और देखा, जैसे कि वह मेरे झूठ के माध्यम से देख सकती हो, लेकिन उसने जोर नहीं दिया। उसने आरती की जांच की और बाहर चली गई। उस रात मैं सो नहीं सकी। मैं अपनी बेटी को देखती रही, इतनी छोटी, उस अस्पताल के बिस्तर में इतनी नाजुक। मैंने उन सभी बार के बारे में सोचा जब मैंने भागने की कोशिश की और असफल रही। सभी सजाओ, सभी दर्द, सभी डर के बारे में। मैंने उस जीवन के बारे में सोचा जो आरती का होगा अगर हम कैद रहे। वह उस कमरे में बड़ी होगी, सूरज को जाने बिना, दोस्त बनाए बिना, स्वतंत्रता क्या है ये जाने बिना। तब विचार आया, मेरे पास कागज का एक छोटा टुकड़ा था, कुछ चीज की एक रसीद जो मैंने उस कोट की जेब में पाई थी जो राजेश ने मुझे दी थी। मेरे पास एक पेन भी था जो एक सहायक ने गिरा दिया था और मैंने जल्दी से छिपा लिया था। सुबह के दौरान, हाथों से इतना कांपते हुए कि मुश्किल से लिख सकती थी, मैंने अपनी आखिरी उम्मीद लिखी। सहायता, मेरा नाम प्रिया शर्मा है, भारतीय। मुझे 2 साल से बंदी बनाकर रखा गया है पते पर, मैंने पता लिखा। ये आदमी, राजेश मल्होत्रा, ने मेरा अपहरण किया है। कृपया, मेरी मदद करें। भारतीय वाणिज्य दूतावास से संपर्क करें। कृपया उसे ये जानने न दे कि आपने ये देखा है। मुझे डर है कि वह मुझे मार देगा। मैंने कागज को एक छोटे वर्ग में मोड़ा। अगली सुबह, जब एक नाज आरती का डायपर बदलने आई, मैंने उस सटीक क्षण का इंतजार किया जब वह कुछ लेने के लिए मुड़ी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि यह मेरी छाती से बाहर आ जाएगा। मैंने नोट को आरती के कपड़ों और शरीर के बीच में डाला, बगल में चिपकाया, जहां यह आसानी से दिखाई नहीं देगा, लेकिन अधिक संवेदनापूर्ण जांच या अगले पूर्ण कपड़े बदलने के दौरान मिल जाएगा। मैंने पहले कभी ऐसी प्रार्थना नहीं की थी। कृपया, भगवान, कृपया, किसी को इसे खोजने दो, किसी को विश्वास करने दो। राजेश सुबह की मुलाकात के लिए आए। उन्होंने अपनी संदिग्ध आंखों से सब कुछ देखा, लेकिन कुछ नहीं देखा। आरती शांति से सो रही थी, मॉनिटर नियमित लेन में बीप कर रहा था। वह कैसी है? उन्होंने पूछा। बेहतर, मैंने जवाब दिया, आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। डॉक्टरों ने कहा कि बुखार कम हो रहा है। जो घंटे बीते वे मेरे जीवन के सबसे लंबे थे। हर बार जब कोई कमरे में आता था, मेरा दिल दौड़ता था। क्या उन्होंने पाया? क्या उन्होंने पढ़ा? क्या उन्होंने विश्वास किया? दोपहर को वह युवा नर्स, वही जिसने पूछा था कि क्या मैं ठीक हूँ, आरती की जांच करने के लिए आई। उसे किसी भी त्वचा पर चकत्ते की जांच करनी थी, अन्य संक्रमणों को खारिज करने के लिए प्रोटोकॉल का हिस्सा। नाजुकता से उसने आरती को कपड़े उतारे, उसके छोटे शरीर की जांच की। तब मैंने देखा कि उसकी अंगुलियां रुक गई। उसने कागज पाया था। हमारी आंखें मिली। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी आंखें गिड़गिड़ा रही थी। कृपया पढ़ें। कृपया विश्वास करें। कृपया मुझे बचाएं। उसने सावधानी से कागज लिया, बच्ची के कपड़े को ठीक करने का नाटक करते हुए, और इसे अपनी वर्दी की जेब में डाल दिया। उसके चेहरे ने कोई भावना नहीं दिखाई, लेकिन उसने सिर से हल्की सी हामी भरी। उसने सामान्य रूप से परीक्षा जारी रखी, फोल्डर में कुछ चीजें लिखी, और कमरे से बाहर चली गई। 15 मिनट बाद, वह एक बड़े डॉक्टर के साथ लौटी। मेरा पेट मुड़ गया। क्या हो अगर उसने राजेश को बताया? क्या हो अगर उसने डॉक्टर को रिश्वत दी?
लेकिन डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी कोमलता से देखा जो मैंने इतने लंबे समय में नहीं देखी थी कि ये शारीरिक रूप से दर्दनाक था। मैडम, उन्होंने हिचकिचाते हुए अंग्रेजी में कहा, क्या हम निजी में बात कर सकते हैं? मैंने घबराहट से दरवाजे की ओर देखा। राजेश किसी भी क्षण आ सकते हैं। मैं समझता हूँ, उन्होंने कहा। हमने आपका संदेश पढ़ा। हमने पहले ही उचित अधिकारियों से संपर्क कर लिया है। आप और आपकी बेटी अब सुरक्षित है। मैं बिखर गई। 2 साल का आतंक, दर्द, कारावास, डर, सब कुछ बेकाबू शीशा की में बाहर आ गया। नर्स ने मुझे गले लगाया जबकि मैं इतनी रोई की सांस नहीं ले सकती थी। वह आदमी कहाँ है? डॉक्टर ने पूछा। वह मुलाकात के समय आता है। किसी भी क्षण आ सकता है। सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस रास्ते में है। भारतीय वाणिज्य दूतावास को सूचित कर दिया गया है। मैं विश्वास नहीं कर सकती थी। 2 शब्द जो मैंने इतने लंबे समय में नहीं सुने थे मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। आप सुरक्षित हे। राजेश दोपहर की मुलाकात के लिए आए बिना ये जाने कि उनकी दुनिया ढहने वाली थी। जब वे अस्पताल के गलियारे में घुसे तो तुरंत पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, चिल्लाए कि मैं उनकी पत्नी हो, कि कोई गलतफहमी है, कि मैं पागल हो, अस्थिर हो। लेकिन मेरे नोट में विवरण थे, सटीक पता, तारीख है। जब पुलिस अपार्टमेंट गई तो उन्हें वही मिला जो मैंने वर्णित किया था। बाहर से बंद एक कमरा, खिड़कियों में सलाखें, निगरानी कैमरे। उन्हें छिपा हुआ मेरा पासपोर्ट मिला, मेरा पुराना फ़ोन सभी प्रारंभिक बातचीत के साथ जो उन्होंने नहीं मिटाई थी, मेरा सामान। भारतीय वाणिज्य दूतावास के प्रतिनिधि अगले दिन पहुंचे। अनीता नाम की एक महिला ने मेरे हाथ पकड़े और कहा, आप घर जा रही है, प्रिया। आप और आपकी बेटी घर जा रही है। मैं इतना रोई कि आंसू खत्म हो गए। मैं उन सभी चीज़ों के लिए रोई जो मैंने खोई, जो मैंने सही, लेकिन राहत से भी। मैं रोई क्योंकि आखिरकार मैं स्वतंत्र थी। कानूनी प्रक्रिया जटिल थी। राजेश को गिरफ्तार किया गया, अपहरण, गलत कारावास, हमले का आरोप लगाया गया। मैंने अनगिनत बार अपनी गवाही दी, हर बार भयावहता को फिर से जीते हुए, लेकिन ये जानते हुए कि ये आवश्यक था ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह भुगतान करे, कि वह फिर कभी किसी के साथ ऐसा न कर सके। आरती को 1 हफ्ते बाद मेडिकल छुट्टी मिली। जब हम अस्पताल से बाहर निकले तो मैंने उसे अपनी छाती से पकड़ा और पहली बार 2 साल में मैंने अपने चेहरे पर सूरज को महसूस किया। दुबई में एक सुंदर दिन था, विडंबनापूर्ण, ये देखते हुए कि वह शहर मेरी जेल रहा था। हम घर जा रहे हैं, मेरे प्यार, मैंने आरती को फुसफुसाया। हम घर जा रहे हैं। भारत वापस की उड़ान भावुक थी। मेरी मां मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमारा इंतजार कर रही थी, मेरी बहन और मेरे दोस्तों के साथ। जब उन्होंने मुझे देखा पतली, निशानों के साथ, लेकिन जीवित, सभी रो पड़े। मेरी बेटी, मेरी मां दोहराती रही, मुझे गले लगाते हुए। मेरी बेटी, मेरी बेटी। वापसी के पहले महीने कठिन थे। मुझे हर रात बुरे सपने आते थे। मैं घबराहट में जागती थी, दरवाजों की जांच करती थी, खिड़कियों की, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे बंद नहीं थी। कोई भी तेज आवाज मुझे चौंका देती थी। मैं छोटी या बंद जगहों में नहीं रह सकती थी। मैंने गहन चिकित्सा शुरू की। मुझे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का निदान हुआ। ऐसे दिन थे जब मैं मुश्किल से बिस्तर से उठ सकती थी। ऐसे दिन जब जो मैंने अनुभव किया उसका बोझ इतना बड़ा था कि इसे वहन करना असंभव लग रहा था। लेकिन मैं आरती को देखती थी, अब स्वतंत्रता में बढ़ रही थी, मुस्कुरा रही थी, रेंगो रही थी, दुनिया का अन्वेषण कर रही थी और मुझे वह ताकत मिलती थी जो मुझे नहीं पता थी कि मेरे पास है। राजेश को यूएई में अपहरण, गलत कारावास, हमले और अन्य अपराधों के लिए 15 साल की सजा सुनाई गई। सुनवाई के दौरान मुझे पता चला कि मैं उनकी पहली शिकार नहीं थी। 2 अन्य महिलाओं ने भी ऑनलाइन मिली साल पहले इसी तरह की स्थितियों का सामना किया था। एक 6 महीने बाद भागने में कामयाब रही,
दूसरी को परिवार के सदस्यों ने बचाया जो उसे खोजने के लिए दुबई गए थे। ये जानना मुझे तोड़ दिया और मजबूत भी किया। तोड़ दिया क्योंकि मैं एक अलग मामला नहीं थी, क्योंकि एक पैटर्न था, क्योंकि उन्होंने ये जानबूझकर बार बार किया था। लेकिन मजबूत किया क्योंकि हमारी गोभैयों ने मिलकर सुनिश्चित किया कि उन्हें कठोर सजा मिले, कि वे अन्य महिलाओं को चोट पहुंचाने से बहुत दूर रहे। मैंने अखबारों, टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए साक्षात्कार दिए। मैं चाहती थी कि मेरी कहानी ज्ञात हो। मैं अन्य महिलाओं को उन खतरों के बारे में सचेत करना चाहती थी जिन्हें मैंने अनदेखा किया, उन संकेतों के बारे में जो मैंने नहीं देखे, उस आसानी के बारे में जिससे शिकारी राजकुमारों के रूप में छिपते हैं। आज, मेरे बचाव के 4 साल बाद, मैं अपने जीवन को ईंट दर ईंट पुनर्निर्माण कर रही हूँ। मेरे पास एक एनजीओ में सलाहकार के रूप में नौकरी है जो मानव तस्करी और अपमानजनक संबंधों के पीड़ितों की मदद करता है। मैं अपने अनुभव, अपने दर्द का उपयोग अन्य महिलाओं को संकेतों को पहचानने, बाहर निकलने, ठीक होने में मदद करने के लिए करती हूँ। आरती अब 5 साल की है। वह प्रतिभाशाली है, मजाकिया है, जीवन से भरी है। उससे दुबई के उस अपार्टमेंट की, जीवन के उन पहले महीनों की कोई सचेत यादें नहीं है। मैंने अभी तक उसे पूरी कहानी नहीं बताई है। मैं इंतजार कर रही हूँ जब तक वह बड़ी न हो जाए, जब तक वह समझ न सके। अभी के लिए, वह जानती है कि पापा एक बुरा आदमी था और कि हम अब सुरक्षित हैं। मेरे पास अभी भी निशान है, शारीरिक और भावनात्मक। मेरे पास अभी भी बुरे दिन हैं, ऐसे दिन जब आघात एक लहर की तरह फिर से उभरता है जो मुझे खींच लेता है। लेकिन मेरे पास अच्छे दिन भी हैं, ऐसे दिन जब मैं गहरी सांस ले सकती हूँ और जीवित होने, स्वतंत्र होने के लिए कृतज्ञता महसूस कर सकती हूँ। मैंने सीखा है कि उपचार रैखिक नहीं है। ये एक सीढ़ी नहीं है जहाँ आप कदम दर कदम ऊपर चढ़ते हैं। ये एक ग्लोबलाइजो की तरह है, प्रगति और पीछे हटने के साथ, मोड़ और घुमाव के साथ। लेकिन महत्वपूर्ण है चलते रहना, कोशिश करते रहना, जीते रहना। हर दिन थोड़ा और ठीक होने का एक नया अवसर है। अपने आप का एक और टुकड़ा वापस पाने के लिए जो मैंने सोचा था कि हमेशा के लिए खो गया है। आरती को ये दिखाने के लिए कि हम जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उससे अधिक मजबूत है। आज मैं पीछे मुड़कर देख सकती हूँ और वह पूरा रास्ता देख सकती हूँ जो मैंने तय किया है। दुबई के उस अस्पताल से निकली उस टूटी हुई महिला से, उस महिला तक जो मैं अब हो अपूर्ण प्रक्रिया में, लेकिन जीवित और स्वतंत्र। डैश डैश डैश। अगर आप ये कहानी पढ़ रहे हैं और इसमें कुछ आपके साथ गूंजता है, अगर आप अपने स्वयं के रिश्ते में पैटर्न पहचानते हैं, अगर आपके पेट में वह ठंडक है जो कहती है कि कुछ ठीक नहीं है, कृपया अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। वह छोटी आवाज़ जो आपको सचेत करती है वह पागल नहीं है, वह आपको बचाने की कोशिश कर रही है। स्वस्थ संबंध आपको दोस्तों और परिवार से अलग नहीं करते। सच्चा प्यार आपको डर महसूस नहीं कराता। सम्मानजनक साथी आपको नियंत्रित नहीं करते, धमकी नहीं देते, कैद नहीं करते, शारीरिक या भावनात्मक रूप से। अगर आप एक अपमानजनक स्थिति में हैं, तो जान ले कि यह आपकी गलती नहीं है। दुर्व्यवहार करने वाला अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार है, आप नहीं। और जान ले कि एक रास्ता है, मदद है, उम्मीद है। मेरा सहायता नोट छोटा था, निराशा में लिखे शब्दों के साथ कागज का एक छोटा टुकड़ा। लेकिन उस नोट ने मुझे बचाया। कभी कभी हमें बस साहस की जरूरत होती है मदद मांगने के लिए, दुनिया में डालने के लिए, किसी भी तरह से संभव हो, सहायता। मैं खतरे में हूँ, कोई सुनेगा, कोई मदद करेगा, आप अकेले नहीं हैं। और अगर आपने कुछ इसी तरह का अनुभव किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप जानें, आप अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं। आप एक जीवित बच्चे हैं। आपकी कहानी बताई जाने लायक है, आपका दर्द मान्य होने लायक है, और आपका उपचार संभव है। आज, जब मैं आरती को बगीचे में खेलते हुए देखती हूँ, सूरज के नीचे हंसते हुए, स्वतंत्र, स्वस्थ, खुश, मुझे पता है कि उस नरक का हर सेकंड इसके लायक था क्योंकि वह यहाँ है, जीवित। और मैं भी हूँ। हमने जीवित रहे, और अगर हमने जीवित रहे, तो आप भी कर सकते हैं।
डैश 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 तारा चिन्ह प्राइजो शर्मा तारा चिन्ह जाइभिटा बची मार राक्साका तारा चिन्ह डैश 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 तारा चिन्ह साहाजोटा संसाधन तारा चिन्ह महिला हेल्पलाइन भारत 181 राष्ट्रीय आयोग महिलाओं के लिए 0112694239 पुलिस 100 विदेश में भारतीय दूतावास यदि आप खतरे में हैं तो तुरंत कॉल करें या मदद मांगे। यूएई में दुबई पुलिस 999 दुबई फाउंडेशन फॉर वुमेन इन चिल्ड्रन 8,988 तारा चिन्ह माडेडे मांगने में कभी देर नहीं होती, फिर से शुरू करने में कभी देर नहीं होती। तारा चिन्ह